अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान सा आज का लेक्चर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इस चैप्टर का नेम है। वो आपकी बुक के अंदर तो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो आज के लेक्चर में जितना भी सारा काम होगा वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, जो कि चैप्टर का नेम है। ये आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फ़र्क भी पूछा जा सकता है, या दोनों अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन ये आप मैट्रिक की फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। नाम से जाहिर है कि ऐसी मोशन जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग होती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दायरे में मूव कर रहा होता है, किसी सर्कल में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं उस बॉडी की मोशन सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसके अलावा जो रोटेशनल मोशन होती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पेन है ना, इस पेन को अगर सर्कुलर मोशन करवाएं तो पेन इस तरह ये सर्कल में मोशन करेगा। लेकिन अगर इस पेन को रोटेशनल मोशन करवाएं तो ये इस तरह अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो स्पिनिंग मोशन होती है इसको हम कहते हैं ये रोटेशनल मोशन होती है। अब ये एक्सिस क्या होता है? एक्सिस का मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी शेप के अंदर से पास हो सकती है और वो उस लाइन के गिर्द वो शेप मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ शेप्स आपके सामने बनी हुई है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं ये तीनों के अंदर एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। वो ऐसी लाइन है जिसके गिर्द ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसी लाइन को कहते हैं ये इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन ने रोटेट करना है तो इसके अंदर से ऐसी लाइन हम पास करवाएंगे जिसके गिर्द ये पेन इस तरह स्पिन कर सकेगा या रोटेट कर सकेगा। तो दो तरह की मोशन होती हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल, या जिसे हम स्पिनिंग मोशन कहते हैं, वो भी, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। और सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा एक सेंटर भी होगा, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, पी, ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो ये किसी ना किसी सेंटर ओ के गिर्द इस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा। इस तरह रोटेशनल मोशन क्या होती है? दिस मोशन इन्वॉल्व्स एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आगे इनकी एग्जांपल लिखी हुई है सर्कुलर मोशन की, के सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, कि कोई सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रही है। जैसे जो चांद है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसलिए मून की जो मोशन है चांद की, वो सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा आगे रोटेशनल मोशन की एग्जांपल लिखी हुई है, अर्थ रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। तो अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, स्पिन करना, वो क्या कहलाता है? वो रोटेशनल मोशन है। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई थी, वहीं से ये दोबारा यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद आगे एंगुलर मेजरमेंट वाला टॉपिक है आपकी बुक के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंगुलर मेजरमेंट आप इसे कह लें या आप इसे एंगल कह लें, दो लाइन्स के दरमियान, इसका मतलब एक ही है। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हों, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हों, तो ये दोनों लाइन्स के दरमियान जो स्पेस होती है, इसको जब हम मेजर करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये एंगल है, एंगल थीटा, या इसे हम एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, या डिस्टेंस आप कह सकते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। रेडियन इज इट्स एसआई यूनिट एंड इट्स सिंबल इज आर ए डी। अब ये जो एंगल होता है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के दरमियान जो स्पेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। अब ये रेडियन क्या होता है ये भी आगे चलकर आपको मजीद समझ आ जाएगा। ये आगे वन रेडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वन रेडियन को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पी है और ये इस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट ओ है। और आपको पता है सर्कल का रेडियस भी होता है। रेडियस का मतलब ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिलाती है। और ये रेडियस की वैल्यू सर्कल के हर पॉइंट पे सेम होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। ये भी आपने बात याद रखनी है। अब ये रेडियस आ गया और ये पॉइंट पी आ गया जो कि सर्कल के ऊपर इस तरह मूव कर रहा है। इसने पूरी सर्कुलर पाथ को फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट पी यहाँ से मूव करता करता यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसने ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ इस पॉइंट पे भी इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस आर ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ ऑफ पाथ है, जो इसने ये पाथ फॉलो किया इतना, ठीक है, इस लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या कहते हैं? ये इसकी आर्क है, इसे आर्क कहते हैं या आर्क लेंथ इसे कहते हैं, ठीक है। जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते होते हैं आमतौर पर। ये आपने 9th क्लास की मैथ के चैप्टर 7 में भी पढ़ा था। तो ये आर्क लेंथ होती है, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस के दरमियान, एंगल थीटा, इस एंगल थीटा को ही हम कहते हैं बेसिकली ये वन रेडियन है। तो यही यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब बनना, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क वूज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड वन रेडियन। तो ये चीज़ आपने हमेशा यहाँ पर याद रखनी है वन रेडियन के लिए, कि जो रेडियस आर है,
ये जो दो लाइनें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, रेडियस है सर्कल का, इनकी जो लेंथ है वो सेम है जितनी ये आर्क लेंथ है। अगर आर्क लेंथ 2 मीटर है तो रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी, 2 मीटर होगी। तो फिर थीटा हमारे पास क्या आएगा, 1 रेडियन के इक्वल आएगा। यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये अब फार्मूला कैसे बनाए अभी आगे चल के आपको समझ आ जाएगा। जब हम डेरिवेशन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो फिर आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आगे नोट लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है रेडियन के बारे में, कि जब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी जा सकती है और उसको आपको कहा जा सकता है इसे रेडियन में कन्वर्ट करें। मिसाल के तौर पर आपको कहा जा सकता है अगर थीटा की वैल्यू 57 डिग्री है तो कन्वर्ट करें इसे रेडियन के अंदर। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना है, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। यानी ये 57 डिग्री जो वैल्यू आपको दी हुई है इसकी डिग्री की जगह पुट कर देना है, आगे पाई बाय 180 ऐसे लिख देना है। इसको आप कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर किस में होगा, वो रेडियन में आंसर होगा। तो इस तरह आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रेडियन में वैल्यू दी और आपको कहा जैसे डिग्री में कन्वर्ट करें तो सिंपल आपने 180 को ऊपर कर देना है, पाई को नीचे कर देना है, और यहाँ पर आपने रेडियन वाली वैल्यू लिखनी है जो भी आपको दी होगी। ठीक है, तो वो फिर आपका आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो ये दो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछे जा सकते हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके बाद आगे लिखा है अ फुल सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो ये नोट है, एक MCQs है जो कि आगे चलकर इस्तेमाल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ये जो पूरा सर्कल होता है ना, उस सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 पाई आता है। अब हम इसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखें 360 डिग्री आपको वैल्यू दी हुई है, हम कह रहे हैं इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करके देखना क्या आंसर आता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप रेडियन लिखें, इसी तरह डिग्री की वैल्यू आपको 360 दी हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई 180 ये आ गया। अब आप इसे कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो इस तरह रेडियन में आपका ये आंसर आ जाएगा डिग्री को कन्वर्ट करने के बाद। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, जो मोस्ट बेसिक टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आपने अच्छे समझना है। इसमें से आपको काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम दोबारा वही रेडियन वाली कंडीशन को ही सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई पार्टिकल P है या कोई ऑब्जेक्ट P है जिसका मैस M है। ठीक है, वो किसी सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसने इस तरह मूव करना है और सर्कल में जब ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा और रेडियस भी होगा। रेडियस का मतलब क्या होगा, रेडियस का मतलब होगा कि वो लाइन जो कि सर्कल के सेंटर को सर्कल के उस पॉइंट से मिलाती है जो पॉइंट रोटेट कर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट को हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। वैसे सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट से सेंटर तक का फासला सेम ही होता है जो कि रेडियस होता है। ठीक है, तो ये रेडियस आ गया। अब ये जो रेडियस है, जिस तरह ये पॉइंट आगे की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आ जाएगा। तो ये जो रेडियस है इसे हम रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। जो लाइन है, ये लाइन भी इस तरह साथ साथ आगे की तरफ मूव करती जाएगी। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गया। ठीक है, इस पॉइंट तक आ गया, इसे हम कह दिया, इसे हमने कहा P1 और इस पॉइंट को हमने कहा ये क्या है, P2 पॉइंट है, यहाँ तक आ गया। तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट ने ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम कहते हैं ये आर्क लेंथ है। ठीक है, ये आर्क लेंथ आ गई, ये आर्क आ गई। और ये जो लाइन है, अब आप देख सकते हैं ये रेडियस वाली लाइन अब ये मूव करके ये भी आगे की तरफ आ गई, ये लाइन भी आगे की तरफ आ गई, तो ये भी साथ साथ मूव कर रही है। तो अब इन दोनों लाइनों के दरमियान जो एंगल होगा इसे हम कहते हैं एंगल थीटा, जो कि 1 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो एंगल थीटा होता है इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा T। ठीक है, अब ये डेल्टा यहाँ पर क्यों लिखा है वो भी ये डायग्राम जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द बॉडी रोटेट्स अराउंड अ सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है दोबारा। तो ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। बाकी ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, इसकी से आप साथ एरो बना के वैसे MCQs के तौर पर याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, इसको आपने अच्छे समझना है। तो स्टार्टिंग में वही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि पार्टिकल ने मूव करना है सर्कल में। कंसीडर द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल P ऑफ मास M इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है। सपोज दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय अटैचिंग द पार्टिकल P एट द एंड ऑफ मैसलेस रिजिड रोड। हमारे पास कोई रोड है, मिसाल के तौर पर ये पेन है, और इस पेन को हमने इस पार्टिकल के साथ अटैच कर दिया और इस तरह पार्टिकल ने मूव करना है पूरे सर्कल के अंदर। बाय अटैचिंग द पार्टिकल P एट द एंड ऑफ मैसलेस रिजिड रोड ऑफ लेंथ R, और इस पेन की लेंथ क्या है, वो R है।
जो कि इस तरह सर्कल में मूव करेगा, जो कि बेसिकली रेडियस है सर्कल का। वूज एंड इज पिवटेड एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, और जिसका जो कि एंड है, जो पेन का दूसरा एंड है, जो रोड का दूसरा एंड है, वो पिवट है यानी जुड़ा हुआ है, फिक्स है वो सर्कल के सेंटर ओ पर, यानी पेन इस तरह इस सेंटर के गिर्द मूव कर रहा है, जहाँ से मैंने इसे पकड़ा हुआ है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है, और इस तरह पार्टिकल मूव कर रहा है। और ये जो पेन है इसकी लेंथ क्या है, वो रेडियस के इक्वल है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं इस डायग्राम के जरिए। तो इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ आगे लिखी हुई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको भी मिसाल दी कि जो पेन अगर रोड है और इसको हमने यहाँ से फिक्स किया हुआ है, यहाँ से मैंने इसे पकड़ा हुआ है और ये इस तरह मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है, कंप्लीट अपनी एक रोटेशन पूरी कर रहा है पूरे सर्कल में। तो पेन की जो लेंथ है वो रेडियस आर के इक्वल है बेसिकली, और यहाँ पर इसके वो पार्टिकल फिक्स है जो कि मूव कर रहा है इस तरह इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये जो पेन है जिस प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, इस पेज के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये बेसिकली इसका प्लेन ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब इसके सेंटर में से अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन पास करें जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, तो वो लाइन क्या होगी, वो बेसिकली इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है, इस पार्टिकल का जिसके गिर्द ये मूव कर रहा है। तो एज द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, द रोड OP रोटेट्स इन द प्लेन ऑफ सर्कल, द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द पिवट O एंड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। और वो जो एक्सिस होगा वो बेसिकली नॉर्मल होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन के, यानी जिस प्लेन में, यानी जिस पेज के ऊपर ये जो पेन है, जो रोड है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एक्सिस X Y एंड Z। अब इसके हम मजीद एक्सिस में से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं उन्होंने XY और Z एक्सिस में किया हुआ है, और जो Z एक्सिस है उसे उन्होंने एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, जिसके गिर्द ये पार्टिकल पी इस तरह सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसके गिर्द ये रोटेट करे, वही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसको आप खुद ही रीड कर लें, बिल्कुल सिंपल सी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद आगे है थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंगल। तो ये किस तरह आएगा, ये बेसिकली आपने इस चीज़ को समझना है कि ये जो पार्टिकल है ये पहले P1 पॉइंट पे था, फिर ये मूव करके आगे P2 पॉइंट पे चला गया। पहले इसने एंगल थीटा बनाया, फिर ये जितना आगे गया उसे हमने क्या कहा, वो हमारा एंगल है डेल्टा थीटा, जैसे आप यहाँ अपनी बुक वाली डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो अब इन दोनों एंगल को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा, या टोटल हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो कि पार्टिकल ने मूव किया है रोटेशन के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इसे ये मूव करते हुए कोई ना कोई इंस्टेंट T लगा है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से रीड कर लें, और ये OP1 और OP2 ये बेसिकली इसके दो रेडियस होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है साइन ऑफ डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो ये MCQs में आपको पूछा जा सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब होता है जब पॉइंट P रोटेट कर रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्ट सिमत में मूव कर रहा होता है, ठीक है। और जो डेल्टा थीटा होता है इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों की सिमत में जब वो मूव कर रहा होता है। तो ये दो MCQs आप याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद आगे डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा लिखी हुई है कि हमने डेल्टा थीटा की मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, उसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली, उसका हमने साइन भी फाइंड कर दिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखा भी हुआ है, पिक्चर भी बनी हुई है, वहाँ से आप इसे मजीद अच्छे समझ सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्रिप द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड, आपने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ना है कि जो फिंगर हैं वो कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी पॉइंट P अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पर ये सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये सर्कल का सेंटर O आ गया, ये रेडियस आ गया, और पार्टिकल P इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो ऐसा होगा जो कि सेंटर O से पास करेगा, वो सेंटर O से पास करने वाली सीधी लाइन होगी, उसको आपने इस तरह अपनी सीधे हाथ में पकड़ना है और फिंगर को कर्ल करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरफ है, तो इस तरह हमने फिंगर को कर्ल किया, ठीक है। अब जो आपका इरेक्ट थंब होगा, ये जो आपका अंगूठा है, ये बेसिकली किसको शो करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो ये राइट हैंड रूल है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ डेल्टा थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके यूनिट काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक यूनिट है वो है रेडियन, ठीक है। वैसे जो ये जो रेडियन है ये सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये किस तरह सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। जब हम ये वाला फार्मूला पढ़ेंगे तब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा इसके और भी यूनिट्स होते हैं, इसे हम डिग्रीज में भी मेजर करते हैं, रेवोल्यूशन में भी मेजर करते हैं। अब इन तीनों एंगल्स को आगे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड एंगल। तो आर्क लेंथ का मतलब मैंने आपको समझाया था S, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान फासला सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, सर्कल के ऊपर, ठीक है। और एंगल थीटा का मतलब तो हमें पता ही है। कंसीडर एन आर्क ऑफ लेंथ S ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो दोबारा वही चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो एंगल थीटा है ये सर्कल के सेंटर के ऊपर बन रहा है, ठीक है। ये बार बार एक ही डायग्राम पूरे टॉपिक में रिपीट हो रही है। तो ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पार्टिकल ने इस तरह मूव किया डिस्टेंस, ठीक है। ये जो इसने डिस्टेंस मूव किया है इसको हम कहते हैं, इस लेंथ ऑफ पाथ को, ये क्या है, S है, आर्क लेंथ है। और ये जो सेंटर
सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि इट्स वैल्यू इन रेडियन इज, अब इसकी वैल्यू हमने रेडियन में फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब ये फार्मूला कैसे बना, इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने साइड पर रफ वर्क में लिखा है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको अच्छे से समझ लें तो आपको ये फार्मूला समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो किस्म की हमारे पास यहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई हैं। दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं एस की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर एस की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर एस की वैल्यू कम है, यानी यहाँ पे आर्क लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे आर्क लेंथ कम है। ठीक है, अब आर्क लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल थीटा भी ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे आर्क लेंथ कम है तो यहाँ पे थीटा एंगल ये भी छोटा बन रहा है। तो इसका मतलब कि थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस के, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी अगर बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इनके दरमियान रिलेशन है। तो इसका मतलब ये जो थीटा है, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगल है सेंटर पर बन रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आर्क लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो एंगल ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस कवर करेगा तो एंगल कम होगा। तो यहाँ से थीटा चूँकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ से हम जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हाथ एक कांस्टेंट आ जाएगा, और यही हमने नीचे कांस्टेंट इस्तेमाल किया आर, जो कि बेसिकली रेडियस है, और रेडियस तो हमें पता है ये कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एज अ कांस्टेंट इसका इस्तेमाल किया है। रेडियस की वैल्यू सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने याद रखनी है। तो ये फार्मूला यहाँ से ऐसे बना, बाकी ये फार्मूला फिर भी आप लोगों ने 10th क्लास की मैथ में भी पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला। इसको मजीद हम सोल्व करेंगे, एस की वैल्यू आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, और थीटा की वैल्यू किस में होगी, रेडियन में होगी। इसके बाद लास्ट पर आपने लिखना है रिलेशन बिटवीन रेडियन, रेवोल्यूशन एंड डिग्री। अब इन तीन चीज़ों के दरमियान आपने रिलेशन बताना है। तो दोबारा वही डायग्राम को हम सपोज करेंगे कि अगर ओपी लाइन है जो कि रोटेट कर रहा है, पॉइंट पी कवर्स कर रहा है कोई डिस्टेंस एस जो कि बेसिकली आर्क लेंथ है। ठीक है, ये पॉइंट पी इस तरह सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, और ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करके कुछ ना कुछ डिस्टेंस एस कवर कर रहा है, आर्क लेंथ, और ये किसके इक्वल है, ये 2 पाई आर के इक्वल है। यानी इसका मतलब इसने पूरा का पूरा सर्कल कवर कर लिया। जो 2 पाई आर होता है ना, ये बेसिकली होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल की टोटल बाउंड्री की लेंथ, यानी ये टोटल लेंथ जो होगी वो हमारे पास इक्वल होती है सरकमफेरेंस सी के, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, इन वन रेवोल्यूशन ऑफ पी, वन रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर पूरा मुकम्मल कर लिया सर्कल का। इन रेडियन, रेडियन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 पाई रेडियन आएगा। वो कैसे आएगा, वो यहाँ पर लिखा है, ये हमने फार्मूला यूज़ किया, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, जो पिछले पेज पे बनाया था। एस की जगह पे आपने 2 पाई आर पुट कर दिया। 2 पाई आर क्यों पुट किया, क्योंकि सर्कल ने पूरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, और वो किसके इक्वल है, वो 2 पाई आर, यानी पूरी बाउंड्री की लेंथ जो कि सरकमफेरेंस है 2 पाई आर के इक्वल, और नीचे आर ऐसे ही आ जाएगा, आर और कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया 2 पाई। तो इस तरह हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली 2 पाई रेडियन में। अब 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। ये हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था एक नोट में कि जो सर्कल होता है इसका कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है। अगर आप इस 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री में यानी डिग्री में कन्वर्ट भी करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो फिर भी आपका आंसर 360 ही आ जाएगा। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये वाली आप इक्वेशन यूज़ करें, 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप रेडियन की वैल्यू फाइंड करें, 2 पाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखी हुई है, ये 2 पाई यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड। आप इसे सोल्व कर लें, 360 और 2 को डिवाइड करें 2 पाई को, तो आपका आंसर कैलकुलेटर पे आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.3 डिग्री के, जब हमने एस की जगह 2 पाई आर पुट करना है। तो ये इनके दरमियान रिलेशन है, इस रिलेशन को आप इसी तरह याद रख सकते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग में रेडियन का फार्मूला लिखा हुआ था, जो मैंने आपको कहा था बाद में एक्सप्लेन करूँगा, तो वो यहाँ से बना है इस फार्मूले से। बेसिकली 360 को 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180, और नीचे पाई ऐसे ही आ जाएगा। तो 1 रेडियन 180 ओवर पाई के इक्वल भी होता है। ये फार्मूला भी आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख सकते हैं। तो ये इस तरह यहाँ तक आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला, और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह एमसीक्यूज़ वगैरह थे। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।